स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एक बार फिर से जो हमारा PC3 से रिलेटेड था, ऑडिटिंग इन IT इन्वायरमेंट से रिलेटेड MCQ है, जो कि राही सर के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। उस पे बेस्ड MCQ को आज हम अपने चौथे सेशन में कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेशन में हमने 75 तक डिस्कस कर लिया था। आइए आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 76 से डिस्कस करते हैं। ओके, शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन। 76 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एप्लीकेशन कंट्रोल एलिमेंट्स है ना, सम कॉमन एप्लीकेशन कंट्रोल एलिमेंट्स इंक्लूड एक्सेप्ट। तो एप्लीकेशन कंट्रोल के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। एक्सेप्शन है मतलब इसमें से सारे होंगे, एक नहीं होगा। तो आइए उसको देखते हैं। इसमें क्या है कि ट्रेसेबिलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स है, ठीक है। दूसरा है यूजर अकाउंट्स परमिशन एंड पासवर्ड मैनेजमेंट है, नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ड्यूटीज एंड नॉन सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, मास्टर फाइल एंड स्टैंडिंग डाटा प्रोटेक्शन। तो इसमें जो भी है जो आपका एप्लीकेशन कंट्रोल से रिलेटेड है, वो चूँकि एप्लीकेशन कंट्रोल एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें जो ट्रेसेबिलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन है वो होगा ही होगा। यूजर अकाउंट परमिशन पासवर्ड मैनेजमेंट ये होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन जो है नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ड्यूटीज नॉन सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एडॉप्शन, ये ऑप्शंस यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। एक्चुअली कॉन्फ्लिक्टिंग ड्यूटीज होना चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होना चाहिए, है ना। हर आदमी का एक अलग अलग रोल होगा, हर लेवल पे अलग अलग जो यूजर्स होंगे उनके परमिशंस अलग होंगे, तो इस तरीके से वो डिवीज़न होगा। तो ये ऑप्शंस जो है एक्सेप्ट में ये ऑप्शन गलत होगा, अदरवाइज ये सारे जो हैं एप्लीकेशन कंट्रोल से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं कि रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंटेशन क्वेश्चनायर वॉक थ्रू यूज ऑफ टेस्ट डाटा यूजिंग द यूजर इंटरफेस एटीसी आर द मीन्स ऑफ। तो इसमें से ये क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सब्सटेंटिव टेस्टिंग। जो आपका बुक है, बुक्स जब आप पढ़ेंगे तो एक्चुअली जो वो सब्सटेंटिव टेस्टिंग एक्चुअली करता क्या है ना। तो क्वेश्चन नंबर 78 को हम डिस्कस कर लेते हैं कि सब्सटेंटिव टेस्टिंग ऑफ आईटी कंट्रोल इज ऑफन यूज टू। जो सब्सटेंटिव टेस्टिंग है ना, तो उसको वो यूज किया जाता है क्यों? तो टू सपोर्ट द असेसमेंट ऑफ कंट्रोल थ्रू अदर मीन्स, है ना। मतलब कि जो सब्सटेंटिव टेस्टिंग है वो एक तरह से सपोर्ट करता है, यूज टू सपोर्ट असेसमेंट ऑफ कंट्रोल थ्रू अदर मीन्स। जो अदर मीन्स के थ्रू हम जो कंट्रोल का असेसमेंट करते हैं, एक तरह से उसको सपोर्ट करने का काम करता है कौन? सब्सटेंटिव टेस्टिंग। तो ये जो अदर मीन्स है हमारा, जो एक तरह से कंट्रोल को असेसमेंट करने का जो अदर तरीका है, अदर मीन्स है, वो यही है कि हम डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करके करें, क्वेश्चनायर के थ्रू करें, वॉक थ्रू, या यूज ऑफ टेस्ट डाटा यूजिंग द यूजर इंटरफेस, जो भी है ना। तो ये सारा अदर मीन्स है कि किसी और तरीके से जो असेसमेंट होता है हमारा, कंट्रोल को असेसमेंट करने का जो अदर मीन्स है वो ये है, और इसको सपोर्ट करने का काम करता है सब्सटेंटिव टेस्टिंग, ठीक है। सब्सटेंटिव टेस्टिंग को यदि हम समझना चाहें तो दो टाइप के हो गए, एक कंप्लायंस टेस्टिंग हो गया और एक सब्सटेंटिव टेस्टिंग हो गया। तो जो दो तरह के टेस्टिंग्स हो गए, तो कंप्लायंस टेस्टिंग में क्या होता है कि जो कंट्रोल्स अप्लाइड किए गए हैं वो एज पर द, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से हमने प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन हमारा होगा, है ना, कि हम जो आईटी सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं, तो जो प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन है उसमें हमने किस तरह के कंट्रोल्स को एक तरह से किया हुआ, ये जो ऑडिटी का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से क्या कंट्रोल्स इम्प्लाइड हुए हैं कि नहीं, उसको इम्प्लीमेंट किया गया है कि नहीं, वो जो टेस्टिंग होता है दैट इज कॉल्ड कंप्लायंस टेस्टिंग। ओके। एंड द सेकेंड टेस्टिंग होता है कि सब्सटेंटिव टेस्टिंग। ये जो टेस्टिंग होता है वो चेक करता है कि एडिक्वेसी ऑफ एग्जिस्टिंग कंट्रोल, वेदर द जो कंट्रोल एग्जिस्ट कर रहा है वो एडिक्वेट है कि नहीं, सफिशियंट है कि नहीं। तो वो जो टेस्टिंग होता है वो हमारा होता है सब्सटेंटिव टेस्टिंग। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में ब्रीफ करता हूँ। ओके, आई कुडंट फाइंड दैट। तो आप यहाँ पर ये समझ लें जो कंप्लायंस टेस्टिंग होता है वो एक तरह से है कि क्या हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन था, प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन था, या ऑडिटी टीम जो ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन है उनके क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उस एज पर द डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं, ये चेक करना कंप्लायंस ऑडिट का काम है। एंड द सेकंड पार्ट इज सब्सटेंटिव टेस्टिंग। वो ये चेक करता है कि वेदर जो हमारा एग्जिस्टिंग कंट्रोल है या जो कंट्रोल इम्प्लीमेंट किए गए हैं, क्या वो एडिक्वेट है कि नहीं, क्या वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं, ये चेक करना हमारा सब्सटेंटिव टेस्टिंग का काम है।
आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 78 आई हैव कंप्लीटेड। नाउ 79 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। The objective of substantive testing of IT control as part of audit of IT system include। तो जो ऑब्जेक्टिव है सब्सटेंटिव टेस्टिंग का, जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा? तो इसमें पहला कह रहा है कि कंफर्मिंग दैट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस फंक्शनल रिक्वायरमेंट इन द IT सॉल्यूशन इज एक्चुअली वर्किंग इफेक्टिवली एज एविडेंस थ्रू द डाटा एनालिसिस। तो हमारा बिजनेस का जो रिक्वायरमेंट है ना, बिजनेस का जो हमारा रिक्वायरमेंट है, सॉरी, हाँ, जो हमारे बिजनेस का रिक्वायरमेंट है, क्या जो हमारा आईटी सॉल्यूशन है, जो हमारा आईटी सिस्टम है, क्या वो उसी तरीके से उसमें इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं। तो ये कंफर्म करना कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो बिजनेस का फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो आईटी सिस्टम में आया है कि नहीं आया है। दूसरा ये कह रहा है कि डिराइविंग एश्योरेंस या लैक ऑफ एश्योरेंस अबाउट द एडेक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ आईटी कंट्रोल। क्लियर है? तो इसमें दो चीज़ है ऑब्जेक्टिव में कि एक तो आपका कंफर्म ये करना कि जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है वो आईटी सॉल्यूशंस में इम्प्लीमेंट हुए हैं कि नहीं हुए, और दूसरा एश्योरेंस डिराइव करना या एश्योरेंस लैक ऑफ एश्योरेंस है, तो ये चीज़ बताना अबाउट द एडेक्वेसी और इफेक्टिवनेस ऑफ आईटी कंट्रोल। तो ये ऑब्जेक्टिव है सब्सटेंटिव टेस्टिंग के। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 80, वेदर द डाटा एनालिसिस एनालिटिक्स इज कैरिड आउट नॉट एज पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट स्कोप to assess the adequacy and effectiveness of IT and non-IT control but related to other aspect of a financial compliance or performance audit, this should be treated as। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सा बात है कि वेयर द डाटा एनालिसिस एनालिटिक्स इज कैरिड आउट। ठीक है, तो डाटा एनालिसिस की बात हो रही है ना। ये डाटा एनालिसिस की बात हो रही है, डाटा एनालिटिक्स की बात हो रही है। ठीक है, ये कह रहा है नॉट एज पार्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट स्कोप टू असेस द एडेक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस। तो हमें इस पर नहीं जाना है, आईटी कंट्रोल नॉन आईटी कंट्रोल जो भी हो, फाइनेंशियल ये जो भी है, जो हमारा डाटा एनालिसिस है एनालिटिक्स है वो हमारा आईटी असिस्टेड ऑडिट है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। हमने शुरू में ये डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, वीडियो शायद ना हो, हमने ऑनलाइन डिस्कशन में ये किया हुआ। दो तरह के हो गए, एक हमारा जो ऑडिट होगा, एक आईटी ऑडिट होगा, एक आईटी असिस्टेड ऑडिट होगा। जो आईटी ऑडिट है वो हमारा क्या हो गया कि जो आईटी सिस्टम का ऑडिट होता है दैट इज कॉल्ड आईटी ऑडिट, जिसमें हम कोई सिस्टम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, एक्विजिशन का पार्ट होता है, वो हमारा आईटी ऑडिट कहलाता है या सिस्टम ऑफ आईटी ऑडिट। एंड दूसरा होता है आईटी असिस्टेड ऑडिट, जिसमें जो सीएटी के वीडियो है उसमें ये टर्म्स आया हुआ है कि आप जो डिफरेंट टूल्स की मदद से जो आप एक तरह से डाटा एनालिसिस करते हैं दैट इज कॉल्ड आपका आईटी असिस्टेड ऑडिट। तो यहाँ पर जो डाटा एनालिसिस है या एनालिटिक्स की बात है वो हमारा आईटी असिस्टेड ऑडिट है। द CAT स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टूल्स। तो 81 का ऑप्शन ए हो जाएगा। CAT आर ऑफन एम्प्लॉयड फॉर, CAT से रिलेटेड कई वीडियोज अपलोडेड है, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। तो CAT जो ऑफन एम्प्लॉयड फॉर किस पर्पज़ के लिए CAT को यूज किया जाता है? तो इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ लेजर बैलेंस। CAT एक तरह से क्या आपके पास टूल्स है ना, डाटा एनालिसिस के टूल्स है ना। तो इसमें टूल्स है, आप उस टूल्स की मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं? तो इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ लेजर बैलेंस एंड कंट्रोल टोटल्स कर सकते हैं। रिकैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल कंप्यूटराइज्ड कैलकुलेशन टू वेरीफाई देयर करेक्टनेस, ये आप कर सकते हैं। मतलब कि आप एक तरह से ऑडिट परफॉर्म करने के लिए देयर आर वेरियस टूल्स अवेलेबल दैट इज CAT, है ना, जो कि आईटी असिस्टेड ऑडिट में आपको हेल्प करेंगे। उसके बाद है रेंज चेक टू वेरीफाई द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ आईटी कंट्रोल एंड टेस्ट फॉर एक्सेप्शन कंडीशंस। तो ये ऑल ऑफ दीज आर जो भी है फंक्शंस, जो भी ये सारा है, तो वो CAT को यूज किया जा सकता है फॉर दीज ऑल द पर्पसेज। सम ऑफ द CAT कॉमनली यूज। तो CAT आपका क्या है, एक तरह से ये होता है डाटा एनालिसिस टूल्स होता है ना। तो MS वर्ड आप क्लियर है कि MS वर्ड में आप कोई डाटा एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपका आइडिया है, MS एक्सेल है ना, और भी जैसे कि SQL बेस्ड SQL हो गया या आपका DBMS टाइप के सॉफ्टवेयर्स हो गए, तो वो आपका एक तरह से डाटा एनालिसिस टूल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं हम लोग।
84 में कहता है वेयर द वेदर where IT system with or used by the auditable entity is an end-to-end automated solution without significant, ठीक है। तो ये end-to-end automated solution है, ठीक है। जो भी IT सिस्टम यूज किया जा रहा है ऑडिटेबल एंटिटी के द्वारा वो end-to-end ऑटोमेशन पे बेस्ड है ना, और उसमें विदाउट सिग्निफिकेंट उसके पास ऑफलाइन या मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, अप्रूवल्स नहीं है, कंट्रोल्स फॉर इंश्योरिंग द इंटीग्रिटी एंड नॉन रेपोर्टेबिलिटी ऑफ IT डाटा, है ना। तो ये उनके पास सिग्निफिकेंट मतलब कह सकते हैं कि ये जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, अप्रूवल्स, कंट्रोल, जो इंटीग्रिटी नॉन रेपोर्टेबिलिटी को एक तरह से इंश्योर करे, तो ये सब चीज़ उनके पास नहीं है, ठीक है। सिग्निफिकेंटली उनके पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में कह रहा है कि ऑडिट जो होगा, है ना, इज असेस्ड बाय ऑडिट, ठीक है। IT डाटा उस केस में असेस होगा ऑडिट के द्वारा टू बी एडिक्वेट एंड इफेक्टिव। जो असेसमेंट हो रहा है वो एडिक्वेट है, इफेक्टिव है, उस केस में सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ऑडिट में भी कंडक्टेड। तो ये चीज़ याद रखेंगे आप यहाँ पर, और ये आप इसको BVI में समझ लें। मोस्ट प्रोबेबली कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे, नॉट श्योर, बट यू मे रिमेंबर कि आपका IT सिस्टम है, ठीक है, जो ऑडिटेबल एंटिटी यूज कर रहा हो और वो end-to-end ऑटोमेटेड सॉल्यूशन हो, बट विदाउट सिग्निफिकेंट ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेशन, अप्रूवल्स, या फिर जो कंट्रोल्स जो इंटीग्रिटी नॉन रेपोर्टेबिलिटी को इंश्योर करे। उस केस में जो डाटा का जो एक तरह से असेस होगा, ठीक है, ऑडिट के द्वारा, तो वो उसकी एडिक्वेसी और इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ ऑडिट को कंडक्ट किया जाना चाहिए, ऑफ साइट कंडक्ट किया जाना चाहिए। ये आप याद रखेंगे। और इसमें इट डजेंट मैटर, ठीक है, विथ एक्सेप्ट विथ रिगार्ड टू आउटपुट्स एंड आउटकम्स, है ना। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ऑफ साइट उस केस में करना पड़ेगा। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी 85 में है हमारे पास कि सिचुएशंस वेयर डिटेल्ड स्क्रूटनी ऑफ IT सिस्टम हैज़ टू वैलिडेट द फाइंडिंग्स ऑफ इंक्वायरी एंड डाटा एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस आर। तो इसमें ये कह रहा है कि वो सिचुएशंस क्या है जहाँ पे डिटेल्ड स्क्रूटनी ऑफ IT सिस्टम, है ना। इसमें क्या था कि हम सब्सटेंटिव टेस्टिंग्स वगैरह जो भी है वो कर सकते हैं, है ना, लेकिन कभी कभी उसे डिटेल स्क्रूटनी की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सब्सटेंटिव से काम नहीं चलेगा, डिटेल स्क्रूटनी की भी ज़रूरत पड़ेगी। IT सिस्टम ये वैलिड जो भी फाइंडिंग्स हैं उसको वैलिडेट करने के लिए, है ना। तो वो सिचुएशंस क्या है, तो कई सिचुएशंस है, आप बुक्स में देख लेंगे। तो इसमें एक आपका है कि सिग्निफिकेंट मैनुअल, वेयर देयर आर सिग्निफिकेंट मैनुअल और ऑफलाइन अप्रूवल्स और अदर मैनुअल्स इंटरवेंशंस। तो ये एक सिचुएशन है, सही है। वेदर द सॉल्यूशन डज नॉट कवर द प्रोसेस चेन इन एन end-to-end मैनर। तो ये बोथ ऑफ A एंड B, बोथ इसका आंसर हो जाएगा। आप जो नोट्स है उसमें आप देख लेंगे, उसमें और भी कई सारे सिचुएशंस दिए हैं। आई थिंक 4 सिचुएशंस आर देयर जिसके इसमें डिटेल स्क्रूटनी की ज़रूरत पड़ती है। वो सिचुएशंस क्या है, तो ये 2 VVI है, इसको आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा, मे बी बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चंस आस्क्ड इन योर एग्जाम। नाउ 86 नंबर है कि एग्जांपल्स ऑफ वेयर सॉल्यूशन डज नॉट कवर द प्रोसेस चेन इन एन end-to-end मैनर। तो ये एक क्वेश्चन ऐसे क्रिएट कर दिया गया है, ये आपके मतलब कि बुक जो भी है रेफरेंशियल बुक, उसमें ये चीज़ है नहीं आपका, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, ऐसे नन ऑफ द गिवन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम रिसोर्सेज विथ रिगार्ड टू। इसमें आप याद रखेंगे जो भी आपका है ना, अब जैसे भी याद रखना चाहे आप याद रख सकते। जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी है कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को डिफाइन किया गया है कैसे, द एबिलिटी टू प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये आपका एक टॉपिक भी है ना, शायद 1.4 पॉइंट समथिंग में भी ये आपका हो सकता है। तो ये 4 नाम आप जरूर याद रखेंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी, ACIN मैंने बताया ना, अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड नॉन रेपुडिएबिलिटी। ये रीजनेबल जो है ये नहीं होगा। 1 2 3 एंड 5 इज़ द राइट आंसर। तो 87 का C आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। इस पर बेस्ड मैं कोशिश करूँगा कि एक सेपरेट वीडियो में अपलोड करूँगा इस टॉपिक पे लेकर के, ठीक है, जो कि आपका एक सिलेबस में आपका एक टॉपिक भी है जो कि आपको पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर से ज़रूर याद रखेंगे एज VVI। क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं।
द एक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग फाइल्स, दीज टू क्वेश्चंस आर आल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। 88 कह रहा द एक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग फाइल्स और डायरेक्टरी और द एक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स। क्या प्रोटेक्ट करना है इसमें? फाइल और डायरेक्टरी का, जो आपके फाइल्स है, और इसमें जो आपके सिस्टम्स हैं, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स अगेंस्ट मिस यूज, हैकिंग एंड ऑथोराइज्ड एक्सेस, और इसमें है एंड नेटवर्क फ्रॉम डिजिटल अटैक्स, ठीक है। तो जब आपको ये दो एज ए डेफिनेशन आप इसको याद कर लीजिएगा। नोट्स जो मैंने दिया है उसमें आपको ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। ग्रुप में शेयर्ड है नोट्स, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जब फाइल और डायरेक्टरीज को एक तरह से आपको सेव करने की बात होगी तो दैट इज कॉल्ड नेटवर्क सिक्योरिटी। और जब आपके इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम्स हैं जो कि नेटवर्क्स पे हैं, या आपका जो नेटवर्क्स है ना, आपका ये नेटवर्क है, इंटरनल नेटवर्क है, और ये आप इंटरनेट से जुड़ा हुआ, तो इसको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम डिजिटल अटैक्स, दिस इज कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। और जब आप फाइल और डायरेक्टरी को जो नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स पे है उसको मिसयूज, हैक होने से बचा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क सिक्योरिटी। तो ये जरूर से जरूर इसको भी एज अ वीवीआई आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है टाइपिकल रिस्क्स ऑफ द ऑडिटी एंटिटी विथ रिगार्ड टू आईटी सिक्योरिटी कुड इंक्लूड। तो आईटी सिक्योरिटी को लेकर के टाइपिकल रिस्क्स क्या है, जो इसके नोट्स शेयर हैं आप उसमें वो चीज़ देख लीजिएगा क्या क्या रिस्क्स है वहाँ पे। तो इसमें इसको देख लेते हैं कि अनऑथराइज डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, ये रिस्क है। यदि हम इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर देते हैं अनऑथराइज्ड वे में, ठीक है, अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन या डिस्ट्रक्शन करते इंफॉर्मेशन का, वो भी हमारा रिस्क होगा। वल्नरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम टू अटैक, ये भी रिस्क है। डिस्ट्रक्शन ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी रिस्क है। और इंफॉर्मेशन और डाटा स्टोलन, डिस्ट्रॉयड या लॉस्ट हो जाता है, तो ये भी हमारे लिए रिस्क है। ऑल ऑफ द एबव हमारा रिस्क है। यहाँ पे देख लीजिए जो टाइपिकल रिस्क इन रिस्पेक्ट ऑफ आईटी सिक्योरिटी फॉर द ऑडिटेड एंटिटी, इसमें क्या क्या है? अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर है, अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन या डिस्ट्रक्शन है, वल्नरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसरप्शन ऑफ एक्सेस टू और यूज ऑफ इंफॉर्मेशन और आईटी सिस्टम, डिसरप्शन ऑफ आईटी सिस्टम और इंफॉर्मेशन और डाटा स्टोलन, ये सारे रिस्क्स हैं आपके आईटी सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा, ये सारा आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसी पे बेस्ड हमारा वो क्वेश्चन, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। इसमें हमारा ये है GIGW से है, जो गाइडलाइन फॉर इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट, इनकरेक्ट वन पूछना है। तो जो गाइडलाइन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट से रिक्वायर्ड, जो एक तरह से जो वेब साइट्स है या वेब होस्टेड एप्लीकेशंस है, उसको थर्ड पार्टी सिक्योरिटी ऑडिट के लिए उसको जाना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड पार्टी सिक्योरिटी ऑडिट या एक्सटर्नल ऑडिट उसके रिक्वायर्ड होते हैं, और वो कहाँ से? इम्पैनल्ड एजेंसी से होने चाहिए, और उसके सक्सेसफुल क्लियर के बाद आफ्टर होस्टिंग एंड प्रायर टू एडिशन ऑफ न्यू मॉडल्स, ठीक है। इसमें आफ्टर है और इसमें यहाँ पे प्रायर है, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद रखें कि पहले आपका वो जो भी इम्पैनल्ड एजेंसीज हैं उनके द्वारा आपका एक तरह से थर्ड पार्टी सिक्योरिटी ऑडिट हो जाएगा, एंड आफ्टर कंप्लीशन आप वहाँ से क्लियर कर लेते हैं, आपका क्लियर हो जाता है कि हाँ ये एवरीथिंग इज ओके। उसके बाद आप एक तरह से उसको होस्ट कर सकते हैं। तो ये आफ्टर वाला तो नहीं होगा, ये प्रायर यहाँ पे हो जाएगा। और दूसरा है द प्रोविजन ऑफ थर्ड पार्टी सिक्योरिटी ऑडिट फ्रॉम द इम्पैनल्ड एजेंसी, और ये मोबाइल ऐप्स एंड APIs पर भी एप्लीकेबल होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी भी सही है, ए भी सही है, बट यहाँ पे इनकरेक्ट वन पूछ रहा है, तो इनकरेक्ट वन हमारा ए है। इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये हमारा GIGW का है, हमने बताया कि थर्ड पार्टी सिक्योरिटी ऑडिट होना ज़रूरी है उसका इम्पैनल्ड एजेंसी से, और उसके क्लियर होने के बाद, ठीक है, मतलब कि सक्सेसफुल क्लियर, और ये प्रायर टू होस्टिंग एंड आफ्टर एडिशन ऑफ न्यू मॉड्यूल्स, है ना, ये होस्ट करने से पहले होना चाहिए, और आफ्टर एडिशन ऑफ न्यू मॉडल्स, यदि कोई नया मॉडल एडिशन हो रहा है तो उसके एडिशन के बाद ये चीज़ होना चाहिए। ये आपका मोबाइल ऐप और API जो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है उसके लिए भी एप्लीकेबल है। अब इसमें कह रहा है जो गवर्नमेंट एजेंसी है या कॉन्ट्रैक्टेड सर्विस प्रोवाइडर है वो इंटरनली कंडक्ट करता है, एक आपका VAPT होता है, मतलब वल्नरेबिलिटी असेसमेंट या पेनिट्रेटिंग टेस्ट होता है ऑफ वेब एप्लीकेशन एंड वेब होस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो ये कौन करता है? गवर्नमेंट एजेंसी या आपका कॉन्ट्रैक्टेड सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनली कंडक्ट करता है। अब इसमें है देयर आर अदर गाइडलाइंस विच रिक्वायर्ड सक्सेसफुल थर्ड पार्टी ऑडिट्स। अब इसमें एक चीज़ ये है कि IAAD टीम जो है वो कंडक्ट नहीं करता है जो सिक्योरिटी ऑडिट या VAPT टेस्ट्स होता है, ठीक है। ये VAPT
वल्नरेबिलिटी असेसमेंट या पेनेट्रेशन टेस्ट जो होता है वो आपका सिक्योरिटी ऑडिट हो गया एक तरह से, जो आप वेब होस्ट करते हैं उस पर जब आपको क्लियरेंस मिल जाता है तो आप वेब होस्ट कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए ज़रूरी है, तो IAAD टीम ये कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन वो रिव्यू करता है जो स्कोप एंड कवरेज ऑफ दिस सिक्योरिटी ऑडिट, जो भी BAPT जो भी सिक्योरिटी ऑडिट्स होता है, जो उसका स्कोप या कवरेज है उसको रिव्यू करता है और ये वेरीफाई करता है कि क्या वो एडिक्वेट है और अप टू डेट है कि नहीं। और आल्सो द कंटेंट ऑफ द सिक्योरिटी ऑडिट रिपोर्ट्स, है ना, ये वेरीफाई करने के लिए कि फॉलो अप एक्शन रिक्वायर्ड टू बी टेकन, यदि कोई है तो क्या फॉलो अप एक्शन लेना ज़रूरी है कि नहीं। तो ये GIGW से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जिसको आप ध्यान में रखिएगा। ये भी एज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप इसको रख सकते हैं। एक क्वेश्चन BAPT स्टैंड्स फॉर, अभी हमने देखा कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और पेनेट्रेशन टेस्ट से रिलेटेड होता है, और ये IAAD टीम जो है इसको डू नॉट कंडक्ट करती है। तो क्वेश्चन नंबर 93 भी आपका क्लियर है कि आप यहाँ से क्लियर हो गए, है ना। BAPT IAAD टीम कंडक्ट नहीं करती लेकिन वो रिव्यू जरूर करती है, ठीक है। 94 क्वेश्चन है कि IAD ऑडिट टीम डू नॉट कंडक्ट सिक्योरिटी ऑडिट BAPT, ये सही है। हाउएवर IAD टीम रिव्यू द स्कोप एंड कवरेज ऑफ दिस सिक्योरिटी ऑडिट्स, ये वेरीफाई करने के लिए कि क्या ये एडिक्वेट है और अप टू डेट है कि नहीं। आल्सो द कंटेंट ऑफ सिक्योरिटी ऑडिट रिपोर्ट्स टू वेरीफाई फॉलो अप एक्शन रिक्वायर्ड टू बी टेकन। तो यहाँ पर बोथ A एंड B करेक्ट हो जाएगा 94 में। क्वेश्चन नंबर 95 में देखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस दैट एन ऑर्गेनाइजेशन प्रीवियसली परफॉर्म। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रीवियसली अपना बिजनेस परफॉर्म कर रही थी, अब वो जो बिजनेस प्रोसेस है उसको वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है, या कोई नया बिजनेस है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है। तो ये जो प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग होता है दैट इज कॉल्ड, किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना, दिस इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। ये आप डेफिनेशन जरूर याद रख लीजिएगा, दिस इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 96 जो कि आपके क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड है, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन इज इनकरेक्ट। तो आप ये जरूर याद रख लीजिएगा कि I फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, S फॉर सॉफ्टवेयर, P फॉर प्लेटफॉर्म, D नॉन ऑफ द गिवन। तो यहाँ पर आपका ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि S फॉर सॉफ्टवेयर, बाकी एज अ सर्विस है ना, वो आप ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि IaaS PaaS ये जो है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का पार्ट है, तो 97 का A हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 99 ये कह रहा है कि जो गाइडलाइन फॉर कंप्लाइंस ऑफ क्वालिटी रिक्वायरमेंट ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम, है ना, तो ये गाइडलाइंस फॉर कंप्लाइंस ऑफ क्वालिटी रिक्वायरमेंट ऑफ ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम, है ना, मैंडेट सक्सेसफुली ऑडिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग फ्रॉम। तो इसमें आप ये याद रखेंगे कि मैटी का है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये STQC है। तो इस तरीके के ऑप्शन नहीं आएंगे, लेकिन बट आप ये याद रख लेंगे STQC डायरेक्टरेट ऑफ MEITY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, ये जरूरी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। STQC स्टैंड्स फॉर, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट हो सकता है 99 का भी, इसको आप लोग सर्च कर लीजिएगा, स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन। एंड एट लास्ट वी टूडेज लास्ट क्वेश्चन, पिक द करेक्ट वन। ये कह रहा है IAS PAS और SS से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है IAS आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को एज ए सर्विस यूज कर रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आप क्या यूज करेंगे कि स्टोरेज है, नेटवर्किंग है, सर्वर है, अदर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, ये दीज आर कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो IAS आपका ये हो जाएगा, क्लियर है। नाउ यदि हम PAS को देखते हैं तो ये हमारा प्लेटफॉर्म होता है ना, प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे हम क्या कर सकते हैं, यूजर उसको यूज कर सकता है टू बिल्ड, टू डिलीवर एप्लीकेशंस, है ना, जो कि आपको एक तरह से प्रोवाइड, जो भी आपको वहाँ से मिल रहा है ना, तो आप इस तरीके से आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा। और ऐसे है आपको एक तरह से सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, तो आपको डिजायर्ड सर्विस जो है, डिलीवर सर्विस, सॉरी, आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा या एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन, वो आपको थ्रू इंटरनेट मिलेगा। यूजर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और उसके बाद वो उस सॉफ्टवेयर्स को जो भी है वो अवेलेबल कर सकते हैं। तो इसका सही सही डेफिनेशन याद कर लेंगे, IAS का ये होता है, PAS का ये होता है, और SAS का है। तो इसमें करेक्ट वन पूछा जा रहा है, तो 100 का ऑप्शन C हो जाएगा, SAS का जो डेफिनेशन दिया गया वो सही है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट को हम कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और कोई इशू हो तो आप कमेंट जरूर से ज़रूर करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर एक बार लाइक बटन दबा दें, ये हमें मोटिवेट करते हैं फर्दर वीडियो बनाने के लिए। ओके, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए, और जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।